दोस्तों, सवाल सीधा है, क्या हरियाणा की कांग्रेस ने सच में संगठन को मजबूत किया है या सिर्फ जातीय ताश के पत्ते फेंटकर सत्ता की शतरंज बिछाई है? 11 साल, जी हां, पूरे 11 साल बाद कांग्रेस ने हरियाणा में जिला अध्यक्ष घोषित किए हैं। 32 नाम, लेकिन क्या ये नाम सच में जनता की आवाज है या गुटों का संतुलन और जातियों की गिनती का हिसाब किताब है? और सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस के इस जातीय संतुलन मॉडल से क्या हरियाणा की राजनीति का खेल बदल जाएगा? क्योंकि यहां सिर्फ चेहरे नहीं बदले, यहां जातीय बही खाता फिर से लिखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, 11 साल तक हरियाणा कांग्रेस में जिला अध्यक्ष घोषित नहीं हुए थे। हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में गुटबाजी, अंतर्कलह और चुनावी नाकामियों का लंबा दौर इसकी बड़ी वजह रहा है। 2014 में सत्ता गंवाने के बाद से कांग्रेस का संगठन जैसे फ्रीज हो गया था। नेताओं के बीच खींचतान इतनी थी कि हाईकमान भी नाम तय करने से डरता था। लेकिन जून 2025 में राहुल गांधी ने चंडीगढ़ आकर साफ कहा, अब संगठन खड़ा करो और नए चेहरों को मौका दो। बस फिर शुरू हुआ हर जिले का दौरा, फीडबैक, पैनल, शॉर्टलिस्ट और आखिरकार ये 32 नाम। लेकिन इन 32 नामों में कहानी सिर्फ संगठन की नहीं, जातीय गणित की है और कहानी लिस्ट आते ही विवाद भी जुड़ जाने की है। मंगलवार रात को लिस्ट में हिसार ग्रामीण जिला अध्यक्ष ब्रजलाल खोवाल का नाम था। खोवाल सरनेम देखते ही एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल के समर्थक मिठाई बांटने लगे। लाल बहादुर ने भी कंफर्म कर दिया, ये मेरा ही नाम है, बस गलती से लाल बहादुर की जगह ब्रजलाल लिखा गया। लेकिन सुबह होते होते कहानी पलट गई। असली नाम निकला ब्रजलाल बहबलपुरिया। यह सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ टाइपिंग एरर था या गुटबाजी का एरर? क्योंकि खोवाल शैलजा के खेमे के हैं और बहबलपुरिया रणदीप सिंह सुरजेवाला के करीबी माने जाते हैं। यह विवाद हमें एक बात समझाता है, कांग्रेस की लिस्ट में नाम से ज्यादा मायने रखता है नाम के पीछे का गुट और जाति। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर यानी कि ओबीसी फैक्टर पर। हरियाणा की राजनीति में ओबीसी वोट बैंक को पकड़ना अब हर पार्टी का टारगेट मिशन हो गया है। भाजपा ने नायब सिंह सैनी को सीएम चेहरा बनाकर यह बैंक अपने नाम पर करने की कोशिश की। कांग्रेस ने इस बार बीजेपी का पैटर्न कॉपी किया। सबसे ज्यादा 10 जिला अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से, यानी कि यह साफ मैसेज है भाजपा को, तुम्हारा ओबीसी वोट बैंक अब हमारा भी है। लेकिन क्या सिर्फ 10 जिला अध्यक्ष ओबीसी बनाने से ये वोट बैंक अपने आप कांग्रेस की जेब में आ जाता है? याद रखिए दोस्तों, बीजेपी का ओबीसी कार्ड सिर्फ जातीय नियुक्ति पर नहीं, बल्कि सीएम फेस, टिकट बंटवारे और ग्राउंड लेवल कैंपेन पर भी टिका था। कांग्रेस ने पहला कदम तो उठा लिया, लेकिन क्या अगले कदम की तैयारी है? एक बात और है दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस के लिए जाट वोट बैंक वो नींव है जिस पर पूरी इमारत टिकी है। लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में ये वोट बैंक कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई दिया, लेकिन बीजेपी भी इस दीवार में सेंध लगाने में लगी है। कांग्रेस ने 6 जिला अध्यक्ष जाट नेताओं को बनाया। साफ मैसेज, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। लेकिन सवाल यह भी है, क्या यह संख्या काफी है? क्योंकि बीजेपी भी अब जाट नेताओं को बड़े पद देकर मैसेज पॉलिटिक्स खेल रही है। 2029 की तैयारी में जाटों का 5% भी खिसक गया तो कांग्रेस की गिनती गड़बड़ा सकती है। लोकसभा में कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। माना जा रहा है कि इन 5 सीटों की जीत में इस वर्ग का बड़ा योगदान रहा था। लेकिन विधानसभा में कुमारी शैलजा पर टिप्पणी के बाद बीजेपी ने इस नाराजगी को भुनाया। दोस्तों, कांग्रेस ने अब 5 जिला अध्यक्ष एससी वर्ग से बनाए हैं। यह कोशिश है टूटता रिश्ता जोड़ने की। लेकिन सवाल यही है कि क्या 5 पद देकर वो नाराजगी खत्म हो जाएगी? क्योंकि बीजेपी ने एससी समुदाय के बीच
विकास योजनाओं और सीधा लाभ पहुंचाने का मॉडल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, महिला प्रतिनिधित्व की बात करना भी बेहद जरूरी है। यहां कांग्रेस के फैसले पर सबसे बड़ा सवाल, 32 जिला अध्यक्षों में सिर्फ एक महिला चेहरा, सिरसा से संतोष बेनीवाल। भाजपा ने 4 महिला जिला अध्यक्ष बनाए। क्या ये कांग्रेस की महिला सशक्तिकरण वाली छवि को कमजोर नहीं करता? ये बड़ा सवाल है और महिलाओं को लेकर ये अक्सर कांग्रेस की ओर से आवाज उठाई जाती रही है, लेकिन जब खुद जिला अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो सिर्फ एक नाम। और क्या 2029 के चुनाव में महिला वोटरों के लिए ये एक मिस्ड चांस नहीं होगा? दोस्तों, कांग्रेस ने ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य तीनों को बराबर 2-2 पद दिए। 3 जिला अध्यक्ष पंजाबी समाज से। यह संतुलन बीजेपी के मुकाबले के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि विधानसभा में बीजेपी ने इन समुदायों को कांग्रेस से ज्यादा टिकटें दी थी। लेकिन राजनीति के जानकार यह भी कहते हैं कि जातीय संतुलन सिर्फ नंबर से नहीं, असर से बनता है। मतलब इन नेताओं की ग्राउंड पर पकड़ कितनी है, यह ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि नए चेहरों को मौका मिलेगा, इसलिए 33 से 50 साल के बीच के 10 जिला अध्यक्ष बनाए गए। सबसे युवा वर्धन यादव, 33 साल की उम्र, और सबसे सीनियर अरविंद शर्मा, उम्र 66 साल। औसत उम्र की अगर बात करें तो 52 साल। यह गुजरात मॉडल है, जहां युवाओं और अनुभवी दोनों का मिक्स बनाया जाता है। लेकिन क्या यह हरियाणा के ग्राउंड रियलिटी में फिट बैठेगा? यह भी एक सवाल है, क्योंकि यहां राजनीति में उम्र से ज्यादा मायने रखता है गुट और जाति। अब सवाल गुटबाजी का, पावर बैलेंस का भी उठता है। राहुल गांधी ने साफ कहा था कि गुटबाजी नहीं चलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि हुड्डा गुट के 15 से 16 जिला अध्यक्ष बने हैं। शैलजा गुट के 11 से 12 जिला अध्यक्ष, सुरजेवाला और अजय यादव के 1 से 2, चौधरी बीरेंद्र सिंह का असर यहां गायब दिखता है। मतलब गुटबाजी खत्म नहीं हुई है, बस बैलेंस की गई है। तो क्या 2029 के लिए कांग्रेस का रोड मैप, जातीय संतुलन, गुटबाजी, बैलेंस, नए चेहरे सब ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या संगठन 2029 तक कांग्रेस को जीत दिला पाएगा, या फिर ये सिर्फ चुनाव से पहले का जातीय मैसेज बनकर रह जाएगा? क्योंकि बीजेपी पहले ही अपनी ओबीसी और महिला कार्ड खेल चुका है और अब वो कांग्रेस के हर कदम पर काउंटर तैयार रखेगी। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।